अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही गैप के बाद तकरीबन मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि कुछ बिज़ी था, काम था, ट्रैवलिंग वगैरह थी। दूसरा डिप्रेशन था। अब आप कहेंगे डिप्रेशन किस चीज़ का था? डिप्रेशन इस चीज़ का था कि जो गाड़ियों की कीमतें हैं अभी, जैसे अभी लेटेस्ट कल सुजुकी की भी आई है और सुजुकी जो स्विफ्ट है GLX वो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 लाख की। 30 लाख की तकरीबन ऑल्टो है AGS और वगैरह वगैरह। तो गाड़ियों की वो दिल ही उठ गया था कि क्या वीडियो बनानी है यार। तो बाकी यूज़ गाड़ियों की या कोई, प्लस रमज़ान भी है तो सोचा ये कि थोड़ा बाइक की तरफ आएँ। अब आप ये सोच रहे होगे कि जनाब बाइक की बात कर रहा है उमर, तो वो फिर कोई होगी GXR 600 या पता नहीं कावासाकी 1000 वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक चैनल है, पब्लिक की चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंस वाली गाड़ियाँ, फरारियाँ और ये मर्सिडीज़ों वगैरह का मुझे इतना नहीं है। तो बाइक हमारे पास जो आज है वो ज़ाहिर सी बात है, आपने देख लिया लोगों के ऊपर, थंबनेल के ऊपर। YBZ डिलक्स मॉडल या DX मॉडल जो है उसका ओनर रिव्यू है। बाइक वो बड़ी आम है, रोडों पे अन्नी फिर रही है, मगर और उसके वीडियोस भी बहुत हैं YouTube पे। मगर मेरे साथ ओनर हैं। ये जो बाइक है ये तकरीबन 7000 किलोमीटर चल चुकी है और ओनर से बात करते हैं। और पहले बाइक देख लेते हैं, उसके बाद फिर ओनर से बात करते हैं और टिपिकल सवालात होंगे। बाइंग रीज़न होगा, कितने में ख़रीदी। अच्छा, इन्होंने बहुत ही अच्छे वक्तों में ख़रीद ली थी, तो अब तो खैर बात ना करें। अब मेरे ख़्याल में इसकी जो कल प्राइस बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब होगी है 3,66,000 की। तो तकरीबन 3,70,72 की आपको रोड पे आके पड़ती है, 3,72,000। अच्छा, इधर मैं एक बात बताता चलूँ आपको कि 2018-19 में मैंने 18 और 19 का जब वो था ना दिसंबर शायद, मैंने CB 150 ख़रीदा था होंडा का। और यू वोंट बिलीव इट, मैंने 1,50,000 का ख़रीदा था, 1,55 में रोड का पड़ा था। 6 महीने के बाद मैंने 1,55 1,60 का बेच दिया था। वही बाइक अब मेरे ख्याल में को 4 लाख से ऊपर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो मतलब बहुत महंगा है। तो चलें बाइक देखते हैं, उसके बाद फिर ओनर से बात करते हैं कि उन्होंने क्यों ख़रीदी और इसके डिफेक्ट्स, इसकी प्लस, इसके माइनस वगैरह वगैरह। तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आखिर तक देखिएगा। जी व्यूअर्स, रेहान भाई हमारे साथ हैं। सैटरडे वाले दिन टाइम निकाला, पुरफज़ा मकाम हमने बड़ा मुश्किल से ढूंढा है। ऑल दो कोई ट्रैफिक चल रही है साइड पे, मगर चलें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रेहान, तो ये आपने सबसे पहले ये बताएं कि एक तो माशाल्लाह यानी कितनी पुरानी होगी ये मैंने ली थी जी मई में, 10 मई 2022 को ली थी। 2022 को, तो है ना साल होने वाला ना, तकरीबन साल होने वाला, 11 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट। 11 मंथ्स हो गए। तो 11 मंथ्स में माशाल्लाह नॉट अ सिंगल स्क्रैच। अच्छा, तो ये सबसे पहले तो गोल्डन सवाल, अभी मैंने बोला था शुरू में इंट्रो में कि ये होगी है 3,66,000 या 67,000 की। आपने कितने की ली थी? जब मैंने ली थी उस वक्त थी जी ये तकरीबन 2,26,000 की। ओह, ठीक है, तो अच्छा। उससे थोड़ा 5 मंथ्स पहले ये तकरीबन 1,70,000 तक थी। अरे आप मतलब वो 50,000 तक? 50,000 की देनी तकरीबन, यानी मैं ये समझ रहा था कि शायद मुझे 50,000 महंगी मिली है, लेकिन एक तकरीबन 11 मंथ में ये जो है लाख से भी ऊपर ही निकल गई है। हाँ, तो ये 360 की होगी। अच्छा, अच्छा बाइक की जो कंजम्पशन है, उसकी मेंटेनेंस और उसका राइडिंग कंफर्ट, कुछ टायरों की प्रेशर की भी आपने मुझे याद है बात की थी। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि वाई दिस YBZ DX आपके पास होंडा CG था
फिर आपके पास सुजुकी के बड़े मॉडल थे, तो सुजुकी का इम्पोर्टेड वाला भी था, वो जो है 150 है क्या है, मेरे को वो महंगा था, महंगा था, मगर और भी 110 था और काफ़ी सारे थे। तो अच्छा भाई, जो आपकी CG125 है उसमें काफ़ी सारे हैं, डिलक्स है और एक सादा है, सेल्फ स्टार्ट भी है। तो वाई यामाहा ये DX। अच्छा, इससे पहले जो है ना, मैं यानी मेरे पास जो मैं ओन करता था वो था यूनाइटेड का 2016 मॉडल। वो मैंने यानी काफ़ी चलाया, बट उसने भी मुझे मसला नहीं किया। लेकिन जो रीज़न थी उसको चेंज करने की वो ये थी कि एक तो मेरा थोड़ा ज़रा ट्रैवल बढ़ गया था, और उससे मैं ज़रा ना थोड़ा यानी टायर्ड फील कर रहा था। तो मैंने कहा यार मुझे कंफर्ट बाइक चाहिए। तो लोगों ने ज़्यादा रिकमेंड जो किया था उस वक्त के ऑप्शंस तो काफ़ी अवेलेबल थी, होंडा भी था, सुजुकी भी थी, फिर CG125 था। तो लोग ज़्यादा रिकमेंड करते CG125। ऑब्वियसली हम सब ने वो चलाया होता है। तो उसके अंदर ये था कि एक तो वाइब्रेशन फैक्टर था, सेकेंडली आप उसमें थकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये था कि आप, क्योंकि मैंने इसको 11 मंथ यूज़ भी किया है, आप इसके अंदर ना आपको वो टायर्डनेस फील नहीं होती, यानी आपको ना बड़ी सपोर्टिव रहती है ये, और यानी आप बहुत आराम से इसको चला रहे हो। इसकी मूवमेंट्स जो है ना बड़ी स्मूथ हैं। अच्छा, इसमें जब आपने कहा ना टायर्ड नहीं होते, तो टायर्डनेस के पीछे ना बहुत सारे अवामिल होते हैं। इसमें मैं आपसे, चूँकि आपने जाहिर सी बात है कि तकरीबन हर बाइक चलाई भी होगी, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जब लड़कपन में, तो टायर्डनेस के पीछे जो है सबसे पहले आपका सिटिंग पोस्चर होता है, फिर आपकी सस्पेंशन होती है, फिर आपकी रोड ग्रिप होती है कि हाउ कंफर्टेबल आर यू, बाइक कितनी जम के चल रही है, और मोस्ट ऑफ ऑल आपकी सीट होती है इटसेल्फ, तो सीट का कंफर्ट कैसा है, और आखिर में वाइब्रेशन। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी प्लस है इन 4-5 चीज़ों में कि जिसकी वजह से वो आप कहते हैं जिसकी राइड बहुत कंफर्टेबल है? एक तो मैं बता देता हूँ यूएस को कि ओवरहेड कैम है, ये बटरफ्लाई कार्बोरेटर लगा हुआ है, और इसके अंदर बैलेंसर शॉप है, तो वाइब्रेशन तो उसमें कहते हैं कि है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती। और सेकेंडली ये मेरी प्राइमरी राइड थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने प्राइमरी राइड लेनी थी, और मुझे फैमिली बाइक भी चाहिए थी। ज़ाहिर है बेटे ने बैठना है, फैमिली ने बैठना है, तो उनके लिए ये बड़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। और इसके अलावा जो था इसका, यानी इसकी माइलेज भी अच्छी थी। मार्केट में इसका एक अच्छा वो था, नहीं है कितनी वैसे, और मैंने इसको फिर खुद टेस्ट किया ना, तो जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि अगर आप 60 से बिलो चलाएंगे तो 45 प्लस में जा सकती है ये, ठीक है, और आराम से जाती है ये। और जिस तरह अगर मैं थोड़ा रफली चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ बिटवीन 40 to 80 के दरमियान, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 95 है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्पीड 95 तक है। उससे ऊपर फिर ये थोड़ा सा ना लोड लेती है। तो इसके दरमियान में यानी 40 to 80 के दरमियान आप इस राइड को टोटली जो है ना एंजॉय करते हो, यानी आपको लगता है यार आप रोड के साथ हो, रोड की ग्रिप के साथ हो, आप जिधर मूव करना चाहते हो ये मूव करती है। दूसरा रेहान, एक्चुअली जो आपकी एवरेज स्पीड है, हाँ जी, 80 तो आप बहुत ज़्यादा कह रहे हो, मगर एवरेज स्पीड अगर आप शहर में देखें, वैसे देखें, तो वो 40 to 60-70 ही होती है। नहीं बिल्कुल इतनी होती है, वो टॉप स्पीड थोड़ी मारनी होती है। नहीं वो टॉप स्पीड से ज़ाहिर आप नहीं जाना, लेकिन बट कभी आपको मिल जाए रोड ज़रा एम्प्टी मिल जाए तो फिर आप ज़रा जाते हो। हाँ ठीक है, तो वो है इसके अंदर। और इसके अंदर जिस तरह से है कि इसके अलॉय जो है वो व्हील्स है, ठीक है, डिस्क फ्रंट जो ब्रेक है वो डिस्क है। अच्छा, लोग इसमें सिंगल कैलिपर है, सिंगल कैलिपर है, इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। लेकिन लोग जो गलती करते हैं, जो मैंने भी की थी, लोग हमेशा जब भी बाइक स्विच करते हैं ना, तो वो मोस्टली जो है रेयर ब्रेक के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं। बट इसके अंदर ये है कि आपको दोनों एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो वो आप अगर एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये स्किड करेगा, ठीक हो गया। और सेकेंडली एक स्किड का मुझे प्रॉब्लम आया, जो कि जिसका सोल्यूशन बड़ी देर के बाद मिला, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद अ लॉट ऑफ पीपल्स। मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मेरा बैग जो है ये टायर ये स्किड कर रहा था, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि स्किड क्यों कर रहा है। इवन थोड़ा सा भी वेटी होता था, कहीं रोड भी वेटी है तो स्किड करता था, स्लिप कर रहा था। तो अब ये फीलिंग आती थी, फीलिंग आ रही थी, यानी आप ग्रिप लूज़ कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सर्चेस की, लोगों ने रिकमेंड किया जी आप टायर चेंज करवा लें, सर्विस का टायर डला हुआ है, तो इसके ये जो बैक से बहुत ज़्यादा प्लेन है, इसकी इतनी ग्रिप नहीं है, तो ये वो। फिर मैंने मुख्तलिफ जब लोगों से इसको डिस्कस किया, और कुछ टेक्निकल लोगों से भी इसको डिस्कस किया, और अपने कुछ सीनियर से भी डिस्कस किया, तो फाइंडिंग ये निकली कि यार इसके अंदर ना एयर प्रेशर का थोड़ा साइंस है इसके अंदर। अब जो इसके टायर्स के ऊपर लिखा हुआ है, फ्रंट पे लिखा हुआ है कि आप 33 करें, रिकमेंडेड है, और जो बैक टायर्स के ऊपर 35 है, ठीक है, 35 PSI के आप इसके अंदर मेंटेन करें। बट जो मुझे फिर फीडबैक आई, मार्केट की फीडबैक, एक्सपीरियंस लोगों की जो फीडबैक थी वो ये थी कि जी आप आगे 30 करें और बैक पे 40 करें,
Okay. बट बिलीव इट कि उसके बाद बाइक इतना लाइट हो गया और उसकी ग्रिप इतनी अच्छी हो गई कि मैंने अब इवन इसको टेस्ट किया ड्यूरिंग द रिसेंट रेंस, जब मैंने इसको 70 तक लेके गया और बिलीव इट कि इसने कोई रोड ग्रिप नहीं छोड़ी। तो बहुत स्टेबल ये चला है उसके अंदर। ठीक है, तो एक आपसे चलें आगे, बाइक में भी आपने ज़्यादा मॉड तो नहीं किए हुए, 2-3 चीज़ें आपने की हुई हैं, मगर उसकी तरफ जाने से पहले अगर मैं आज आपको ऑफ़र करूं कि 280 का मेरे को दे दे। सर अब 280 क्या 325 भी देंगे तो नहीं दूंगा। अच्छा, ये सवाल वैसे तो मजाक के लिए पूछा है, मगर ये एक्चुअली सीरियस सवाल है। वो इस वजह से क्योंकि इस वक्त जो डिलेमा है हमारे मुल्क में गाड़ियों को लेके और ऑटोमोबाइल्स को लेके और इवन टू व्हीलर्स को लेके, मेरे नज़दीक बेसिकली जो आपके नीचे है यानी जो आप ओन करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट है इस वक्त अनलेस एंड अनटिल आपका कोई लॉटरी ना लग जाए, प्राइस बॉन्ड ना निकल आए, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट अदरवाइज़ जो आपके पास है उसको ना बेचें, जितनी मर्जी अच्छी ऑफ़र है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो बाय द वीक बढ़ रही हैं और उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर ये फर्ज करें कि इन्होंने 226 की ली थी, ये 330 की मुझे दे देते हैं, चलो 340 की मुझे दे देते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? बिल्कुल मार्केट में फिर क्या करोगे? तो मार्केट में फिर ये जाके 30-35 हज़ार डाल के लेंगे ना। अब मैं 356 की तो इनको कोई ऑफ़र नहीं करेगा। बहरहाल चले आज ये तो तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखने वाले लोग देखेंगे और काफ़ी लोग इसको होपफुली यानी लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। तो मैं एक ना मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, स्पेशली बाइकर्स को, कि यार अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर आप कॉन्शियस हो। ठीक है, मैं भी एक हेलमेट ऑन करता हूँ, ठीक है, चाहे ये थोड़ा सा ज़रा अच्छा है क्योंकि ये भी मुझे किसी ने ज़रा समझ लें कि गिफ्ट किया था। तो बट लेकिन ये कि यार चाहे आप CD70 चला रहे हैं, आप 100 चला रहे हैं, आप कोई भी बाइक चला रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ ना करें। आप अपनी फैमिली के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे एक ऐसा हेलमेट मेंटेन करें जो एटलीस्ट सेफ्टी पैरामीटर्स के अंदर आता हो, लीस्ट सेफ्टी पैरामीटर्स वो होता है बेसिकली डॉट अप्रूव्ड होता है। जी हाँ। तो हम लोग नाम नहीं लेंगे, हमारा एक कोलीग है, उसका एक्सीडेंट हुआ था 3-4 साल पहले और उसकी भी ब्रेन सर्जरी हुई थी। वो इसी वजह से हुई थी, वो मेरे ख्याल में 30 की स्पीड पे गिरा था, उसका सर लगा था जाके फुटपाथ पे और हेलमेट पहना हुआ था उसने, मगर वो हेलमेट जो है ना वो चलान वाला हेलमेट था, चलान से बचने वाला, सस्ता था ना, 1,500-2 हज़ार का होगा। तो उस बेचारे की ब्रेन सर्जरी हुई थी। तो ये इस किस्म का हेलमेट जो है आपको मतलब आप ये तो थोड़ा महंगा है, मगर ये कि मेरे ख्याल में आप प्राइस बढ़ने के बाद भी मेरे ख्याल में को 7-8 हज़ार 10 हज़ार में आ जाता है, इतना आ जाता है, इस रेंज के अंदर आ जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो आप हैं, आप अपनी फैमिली के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उस चीज़ को कंसीडर करें। ये जो हम पंजाबी में कहते हैं ना डंग टबाऊ काम या वो निकालना, वो वाला काम ना करें। तो अपनी सेफ्टी को जो है ना वो मद्देनजर रखें। अच्छा, जिन लोगों ने जिनको YBZ का नहीं पता, क्योंकि हम तो वीडियो बना रहे हैं ना, हम कंसिडर करेंगे कि लोगों को सब पता है, मगर चले एक दफ़ा दिखा देते हैं जिनको नहीं पता उनके लिए। क्लस्टर के अंदर हमारे पास फ्यूल गेज आती है। फ्यूल गेज है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे फिर गियर इंडिकेटर आता है, लॉग। अच्छा, नीचे गियर इंडिकेटर आता है, ये गियर इंडिकेटर आ गया। यहाँ पे वो लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हेडलाइट का इंडिकेटर आता है। अच्छा, इसमें टिपर नहीं है? हाँ जी, वो फ्लैश नहीं है इसमें, वो नहीं है, सुजुकी के अंदर आ रहा है। सुजुकी के अंदर आ रहा है। और इसमें किल स्विच नहीं है इसमें, ये इलेक्ट्रिकल इसका ये पावर ये, हाँ ये तो स्टार्ट है ना, फुल स्टार्ट है। अच्छा, मगर साथ में किक भी है ना? किक भी है, ये इसका पॉजिटिव था। ये वन ऑफ द रीज़न यदि आपके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। हाँ, वैसे मैं मेरी तो जो इस वक्त उम्र है और जो मेरी टांगों की हालत है, वो CV 150 लिया था ना मैंने, एक दफ़ा मैंने कहा यार इसको मैं किक स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, 3 सर्दियों के दिन थे ना थोड़े, तो भाई मेरे को 5-6 किकें लगाई, मुझसे तो स्टार्ट नहीं हुआ। फिर बेटे को मैंने बुलाया तो इसकी फर्स्ट किक पे हो जाता है। अच्छा, बहरहाल। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इसमें कुछ भी नहीं किया? ये आपने YBR वाला जो है ना, ये आपने हेडलाइट कवर जिसको कांटा कह लें, जो भी कह लें, रिंग कह लें, इसका फ़ायदा क्या? इसका जस्ट ये कि अगर कोई फ्रंट से इम्पैक्ट आ जाए या ऊपर से कोई इम्पैक्ट आ जाए तो इसको सेव करें। अदरवाइज जस्ट ये खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए। ठीक है, हाँ, साइड से कुछ चीज़ हिट हो तो ये पहले ये आपकी वो लाइट। उसके अलावा आपने बस ये लगाया टांगे बचाने के लिए, प्लस अगर गिरती है बाइक और प्लस कुछ चीज़ कोई आपने लाइट्स इसके ऊपर चीज़ जो है, ठीक है। मगर अगर ये बाइक गिरे तो फिर जो टंकी की वजह से बच जाएगी, ठीक है ना? थोड़ा सा ज़रा ज़ाहिर है। हाँ, ठीक है। और अगर बच्चा ही बैठे तो वो पावर रख, हाँ जी, पावर रख सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बाइक आपकी टोटली जेन्युइन है, मैंने कुछ नहीं इसके अंदर इसके। हाँ, मेरा इरादा है, लेकिन बट लोगों ने रिकमेंड किया कि यार नहीं, ये ओरिजिनल होती है ना चीज़, वो ऐसे स्टिकर लगा के। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई,
ये आपने स्क्रैचलेस रखी हुई है बिल्कुल, और ये 11 महीने हो गए हैं और आपकी प्राइमरी राइड है ये मैं यूएस को क्लोजअप भी दिखा दूँ, रिफ्लेक्शन और चेक करें, खराश नहीं मिलेगी आपको रेहान भाई की बाइक। अच्छा साइलेंसर चेक करते हैं यार, इसका क्या सीक्रेट है भाई? अच्छा, इसका सीक्रेट ये है कि जी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। शाम में मैं इसको कवर कर देता हूँ और सुबह उठते ही जो है ना फिर एक दफ़ा ज़रा इसको सारा क्लीन करता हूँ ऑफिस जाने से पहले। और इसके अलावा बारिश के बाद सिर्फ इसको धुलवाता हूँ, यानी कुछ लोग होते हैं वो बार इसको धुलवाते हैं, तो वो वाला काम मैं नहीं करता। और इसके अलावा जो है लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इसको रैप करवा लें। मैंने भी आपसे ये पूछा था। बिल्कुल, तो बड़ी खूबसूरत लगती है, खूबसूरत लगती है, उसकी सेफ्टी हो जाती है, आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हो। बट मुझे ये फीडबैक था कि यार अगर जब आप उसको अनरैप करोगे ना तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, कलर नहीं ख़राब करते, यानी प्रोडक्ट नहीं ख़राब होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ है इसके अंदर। और इसके अंदर जो मुझे थोड़ा सा इशू आया, मैं लोगों को भी वो शेयर करना चाहूँगा कि मैंने फ्यूल टैंक जब लिया था ना तो मैंने फुल करवा दिया था। तो यामा भी इसको ये रिकमेंड करता है कि आप जो है ना इसको फुल ना करवाएं। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो हमारी फ्यूल क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है और वो इसके पेंट को डिस्टर्ब करती है। अगर आप ये देखें ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पेंट आपको ये डिस्टर्ब हुआ नज़र आएगा। मतलब ये क्या यहाँ से पेंट लीक होता है? नहीं, ये वो कहते हैं कि जी जब आपका प्रेशर होता है ना अंदर, वेपर्स वो आके इफेक्ट करते हैं, यहाँ वेपर निकलता है, वेपर्स निकलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो अगर फुल ना करें, हाफ रखें तब भी तो वेपर 7 लीटर इज गुड। यानी मैं 7 लीटर करवाता हूँ, उसके ऊपर ये ओके है। ठीक है, तो वो आप ये इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा अगर आप ये लेते हैं, ये फुल टैंक नहीं करवाना। अच्छा, अब आपकी चल गई है भाईजान 7000 से ऊपर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इश्यूज क्या हैं आपको? एक तो वो टायरों वाला आपने बता दिया, एयर प्रेशर का, उसके अलावा क्या इशू है? ये वाला जस्ट हुआ, ये वाला, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। और मेंटेनेंस भी क्योंकि मैं इसका ऑयल जो है वो चेंज करवा रहा हूँ तकरीबन 1000 के ऊपर, बट मैं करवाता हूँ इसका यामा लूप प्लस। ठीक है, वो रिकमेंडेड है 3000 तक। ठीक है, आप 3000 आराम से उसको चला। अच्छा, आप ये अब कड़की के दौर में आप 3000 पे लेके जाओगे कि नहीं? नहीं, अब मैं ज़रूर लेके जाऊँगा क्योंकि ऑलमोस्ट इसको ईयर होने वाला है। ठीक है, और लेकिन मैंने थोड़ा खुद अपनी मेंटेनेंस की वजह से ना उसको 1000 के ऊपर उसको चेंज करवा रहा था। और इसके अलावा जस्ट मैंने 7000 तक सिर्फ एयर फिल्टर चेंज करवाया है रिसेंटली, अभी जो रिसेंट मैंने करवाई है सर्विस उसके ऊपर। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं करवाया, ना इसने मुझे कोई इशू किया है, बाकी सब ओके है। बाकी ओके है, ब्रेकिंग भी ठीक है। अच्छा, ब्रेक पैड अच्छा ब्रेक पैड की लाइफ क्या है सर? अभी तक तो चल रहे हैं, 7000 तक तो चल रहे हैं। मगर वो मैकेनिक से या वो आपने वो यामा वालों थोड़ा सा उससे पूछा है, वो कहते हैं जब तक चलते हैं चलाएं। अच्छा, तो वैसे तो रिकमेंड वो कर रहा था कि यार आप 1.5 साल के बाद चेंज कर लें जो भी है। अच्छा, ये जो आपने तेल फिल्टर कराते हैं इसका, हाँ जी, इसमें कितनी कॉस्ट है? अच्छा, इसके अंदर ये है थोड़ा, मैं आपको बता दूं कि ये यामा ना आपको 5 सर्विसेज फ्री देता है। ठीक है, वो तकरीबन 1 ईयर की सर्विसेज होती है। तो अभी तक मैंने ऐसा पेड सर्विस नहीं करवाई, वहाँ पे जाता हूँ तो वो जस्ट उसको वो कर देता है। और अच्छा, अगर पहले जब आप कराते थे पुरानी बाइक की, तो मैकेनिक जो है तेल फिल्टर ट्यूनिंग के कितने लेता था? तेल फिल्टर ट्यूनिंग का भी जी कॉन्सेप्ट है, वो मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, यानी एक्सप्लोर किया बेसिकली। लोग कहते हैं ट्यूनिंग हर ना 1000 के बाद करवा लेनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको जो है ना 6 मंथ्स तक डिले किया। और उससे मुझे बिलीव इट के मेरा जो प्रीवियस बाइक था यूनाइटेड 70, वो मुझे 55 की एवरेज दे रहा था। हालांकि चाइनीज़ बाइक है ये, तो कहते हैं जो वो 35-40 तक देता है, लेकिन वो वहाँ तक दे रहा था। उसकी रीज़न ये। अच्छा, ट्यूनिंग में आता क्या? सॉरी बात काट रहा हूँ। ट्यूनिंग में जो यहाँ से आपको ये सारा इसकी ट्यूनिंग की बात करें, कोई भी वैसे जो डायरेक्ट जो हाँ 70 में तो जी वो ये इधर से ये खोलते हैं, इसको इंजन खोल के इसको साफ करते हैं सारा। ठीक है, इसके अलावा ब्रेकें श्रेकें और ये सारा इस तरह से कर देते हैं। व्हाट अबाउट कार्बोरेटर वो छेड़ते हैं, लेकिन मैं उनको छेड़ने नहीं देता। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था, आपकी यूनाइटेड इस वजह से देती थी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कार्बोरेटर खुलवाएंगे ना ट्यूनिंग के अंदर तो फिर आप गए। बिल्कुल, जब तक आपका कार्बोरेटर सील्ड है, ये मेरा तजुर्बा है। नीचे बाइकर्स और जो मुझसे मतलब दे कैन डिसएग्री विद मी, जब तक ये मशीन आपकी कार्बोरेटर जो है ये इंटैक्ट है, उस वक्त तक कोई मसला नहीं। जिधर आपने खुलवा दिया और ख़ास तौर पे आपने किसी देसी मैकेनिक से खुलवा दिया, बस फिर वो एडजस्टमेंट नहीं होगी, दोबारा से। ठीक है। तो अब जो चले लेबर को हटा देना, तेल और फिल्टर। अच्छा, मैंने जब इसका ऑयल चेंज करवाना शुरू किया था उस वक्त वो ब्लैक में आता है और ब्लू दो उसमें आ रहा होता है, प्लस है दोनों, बेसिकली दोनों के अंदर वो सिर्फ विस्कोसिटी का फ़र्क है। तो उसके अंदर ये है कि मैंने 800 से स्टार्ट किया था, अब 1300 तक चला गया तकरीबन। तो जो एयर फिल्टर चेंज करवाया था दैट वाज कॉस्ट लाइक 550 550। मैंने आप समझो को दो अगर लेबर भी डाल लें 2500 मैक्स, 2500 इससे ज़्यादा नहीं। और आपने ज़ाहिर जो रिकमेंडेड है अगर आप करवा रहे हैं तो 3000 के बाद करवा रहे हैं या 2500 के बाद करवा रहे हैं, तो
तो वो आपकी फिर उसके ऊपर है कि आप कितना उसको रोड पे रन करवा रहे हो, कितने अर्से के अंदर कितना आप वो कर रहे हो। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ले जी रेहान भाई, थैंक यू। और अल्लाह करे कि आप नहीं यार, ये ऐसे इस पर दुआ नहीं देनी चाहिए। 366 से नीचे ही आए प्राइस। बहुत जो हालात चल रहे हैं ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं नहीं। अब क्या कहें यार, चले ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो डिफरेंट थी, बाइक की वीडियो थी और ओनर से मतलब ये कि ओनर को सामने खड़ा कर दिया, उन्होंने कंप्लीट इस बाइक का जो एक्सरे कर दिया आपके सामने। और ये वो एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप अपनी राइड को जो है वो तरीके से मेंटेन करें और अच्छे तरीके से चलाएं और रखें तो चीज़ ख़राब नहीं होती। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगेन सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें और लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।